मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अमरावती महाराष्ट्र से पुरुषोत्तम दास बागड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा जन अधिकार बचाव संगठन का सेनापति, इसके नाते जो मैंने आपको बताया था कि अगले 8 दिन के बाद मैं आपसे कुछ विषय लेकर चर्चा करने वाला हूँ, इस हिसाब से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सर्वप्रथम मैं आम भारतीयों को नम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ वे ध्यान से सुनेंगे और उसके प्रति अपने आप में जागृति लाकर उसका पालन करेंगे। देखिए, 74 वर्षों के बाद हमारे देश में जो 2-3 पीढ़ियाँ हुई, उसमें अभी आने वाली जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को बचाना कैसा संभव है, नहीं है, और यह स्थिति ऐसी देश में क्यों आई, इसके संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। पहले तो हमें ये समझने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में माने आज देश में भले ही जैसा भी लोकतंत्र कहा जाता है, माना जा रहा है, इसके माध्यम से हमें हमारी गलतियां सुधारने का बहुत बड़ा चांस है, मौका है। अभी हम देश में आई हुई जो व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, अभी चांस है। तो इसी के साथ युवा पीढ़ी को भी समझना है। मैं जड़ में इसलिए जा रहा हूँ कि उनको पहली कल्पना आनी चाहिए। हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पुरखों ने जो लड़ाई हमारी स्वतंत्र आबादी रखने के लिए लड़ी इंग्रेज़ों के खिलाफ, पहले ये समझना है आपको, ये लड़ाई इंग्रेज़ों के खिलाफ थी या फिर इंग्रेज़ों ने हमारे लिए जो भी उनकी सत्ता में संशोधन लाए, इस संशोधन के खिलाफ थी। ये मेरा वीडियो सुनने के बाद आप उसका निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद उसको कार्यान्वित करेंगे। यही मेरी आज वीडियो के माध्यम से आपसे अपेक्षा है, और ये आपको देखकर पता लगेगा। देखिए, ब्रिटिश इंग्रज ने 1795 में अपनी सत्ता में 11वां संशोधन लाया, और वो संशोधन ला करके भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, शूद्र रहो, अति शूद्र रहो, जिससे छुआछूत मानते अछूत रहो, इनको सभी को संपत्ति रखने का अधिकार 11वां संशोधन लाके हिंदुस्तान में, भारत में इंग्रज ने सबको वो मुहैया कराया। मेरी बात को आप समझ लेना। दूसरा, जो ये अधिकार हमें नहीं था पहले, इंग्रज के पहले, तो वो अधिकार हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया। सन 1817 में इंग्रज ने भारत में उनकी सत्ता रहते, उन्होंने
समान नागरिक संहिता कानून लाया। इस बात को समझ लेना आपने। फिर आपने तय करना हमारी लड़ाई इंग्रज के खिलाफ थी कि उनके भारत में रहने वाले लोगों के लिए किए हुए संशोधन इसके खिलाफ थी। और 1960 में उन्होंने समान क्रिमिनल लॉ लागू किया। समान क्रिमिनल लॉ लागू किया मतलब जिसे हम आईपीसी इंडियन पिनल कोड कहते हैं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी समान क्रिमिनल लॉ लागू किया। अब आप समझ गए होंगे इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं प्रमाण दूंगा इसके संबंध में कि ये ऐसा प्रमाण को जब देखा गया तो ऐसा दिखता है ये लड़ाई हमारी इंग्रजों ने हमारे देशवासियों को दिए हुए अधिकार, हमारे देशवासियों के लिए लाए हुए संशोधन, इसके खिलाफ थी, ना कि वो इंग्रजों के खिलाफ थी। ऐसा दिखता है। इसका निर्णय आपको लेना है। इंग्रज तो चले गए। हमने भारत में हमारी सत्ता का चुनाव किया। हमारी सत्ता का चुनाव करने के बाद हम चुनाव करते समय स्वतंत्रता से भावुक हुए थे कि हमें स्वतंत्र मिला था। हम खुश होकर के, भावुक होकर के हमने एक सत्ता का चुनाव किया और उसी का फायदा लेकर, हमारे भावुकता का फायदा लेकर सत्ता आते से ही सन 52 में सत्ता आने वाली थी। 51 में ही इंग्रज ने लाया हुआ 1795 का 11वां संशोधन, यानी हमें मालकी अधिकार, संपत्ति का मालकी अधिकार निकालने का काम पहले ही सत्ता आने के पहले सन 1951 में पहले ही संशोधन लाया हमारी सरकार ने। हमसे वो माल की हक, संपत्ति का अधिकार निकाल के सत्ता के व्यवस्था से जोड़ा गया हमको। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं। मैं आगे जाके यही बोलूँगा कि हमें अब क्या करना, हम इससे कैसा बच सकेंगे, कृपया वो सुन के उस रास्ते से आपको आने की नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हमारे पुरखों ने ये काम किया कि जो सत्ता में आने के बाद इंग्रजों ने दिया हुआ अधिकार पहली दृष्टि लाकर, पहला घट संशोधन लाकर छीन लिया और उस सत्ता की व्यवस्था बना लिया। अब सत्ता की व्यवस्था तो बना लिया, परंतु हमारे उपजीविका का जो साधन है, वो उपजीविका का साधन हमारे पास जो था है आज भी, वो जिंदा रहता या नहीं रहता, उसका उपजीविका का साधन, उसकी चिंता न करते हुए उसको सत्ता व्यवस्था का साधन बना लिया। और उसको दुय्यम स्थान दिया। जबकि 1967 में 52 में आई हुई सत्ता व्यवस्था के खिलाफ 1967 में सुप्रीम कोर्ट के जज तत्कालीन जो थे, स्वर्गीय बोलना पड़ेगा आज उनको, उनका नाम था पतंजलि शास्त्री ने निर्णय दिया, सरकार के सत्ता के खिलाफ निर्णय दिया कि सरकार को मूलभूत यानी उसके उपजीविका का साधन, उसको संविधान के शब्दों में कहा गया है कि भी पायाभूत संरचना, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई पावर है नहीं सरकार को। उन्होंने इसमें ये 51वीं दृष्टि ला के गलत काम किया है, ऐसा एक कोई केस में उन्होंने ऑर्डर किया सरकार के खिलाफ। तो हमारी सरकार जब हमारे लिए चुन के आई, हमारे स्वतंत्र व्यक्ति स्वातंत्र की रक्षा करने के लिए आई, तो उन्होंने हमारे व्यक्ति स्वातंत्र की रक्षा तो करना दूर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने ऐसा क्यों निकाल दिया, निर्णय दिया या आदेश दिया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का संकोच करने वाला संशोधन संसद में रखा और वो पास भी किया विधेयक। वो विधेयक पास किया और उसके साथ उसको हम बोलेंगे
24वीं 25वीं दुरुस्ती, 24वां 25वां संशोधन। पहला संशोधन लाने के बाद में तो चौथा संशोधन ये लाया कि हम जो देंगे छीनी हुई संपत्ति का जो भी हम मुआवजा देंगे वो हमारा अधिकार रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं हम मेरा माल इतने का था। वो ये भी एक स्वतंत्र की रक्षा करने की पद्धति हो। उसके बाद में 24वीं 25वीं दुरुस्ती लाकर उसने क्यों ऐसा आदेश किया, हम सब कुछ है, जनता सब कुछ नहीं है। आगे जाके मैं बोलूँगा जनता के आज स्थिति के आदेश में वो जाकर के उसका संकोच करने के साथ साथ 24वीं 25वीं दुरुस्ती ला करके संविधान का ही संकोच किया, संविधान रक्षक का संकोच किया। जो प्रस्ताव देखता है संविधान में डालना कि नहीं डालना, उसका संकोच किया। और सारे संवैधानिक संस्थाएं जो थी सत्ता के अधीन करने वाली ये संशोधन 24वां 25वां संशोधन। दुख से कहना पड़ता हमारे स्वतंत्रता का आखिर क्या हुआ। उसके बाद इंग्रज ने अपने सत्ता में 1813 में जो कानून बनाया था वो कानून था सभी वर्ग के विद्यार्थियों के, शूद्र ओबीसी को बोलते थे वो, शूद्र, अतिशूद्र, अछूत, इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसा कानून 1813 में उन्होंने लाया इंग्रज ने, और वो सबको शिक्षण का अधिकार दिया उन्होंने। और उस संशोधन के खिलाफ हमारे सरकार में, हमारी सत्ता आने के बाद, हमारे देश में उनको जाने के बाद 2006 में हमारे सरकार ने 93वां संशोधन लाया और शूद्र ओबीसी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को लेकर के जो प्रवेश संबंधी निर्बंध थे, इस संशोधन वो निर्बंध हटाए गए और इसी कारण उन विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार पर रोक लगाती जाती रही। ये हमारे स्वतंत्रता के बाद की बात है। और मुस्लिम बिरादरी को इंग्रज सत्ता में 20% नौकरी में स्थान था, नौकरी में वो जाते थे। हमारी सत्ता आने के बाद, हम स्वतंत्र होने के बाद मुस्लिम बिरादरी की जो 20-21% जो नौकरी में स्थान थे वो आज आधा टक्के से पौन टक्के तक मुश्किल से ला करके उनकी आज ये अधोगति का कारण बना है। और मैं इसके आगे जाके बोलूँगा, शार्ट में वीडियो छोटा होने से शार्ट में ले रहा हूँ। और 1973 में इंग्रज सत्ता ने, मैं इंग्रज की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या इंग्रज दूसरे देश के कोई हमारे देश में राज करे उसका सिफारिश नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारी लड़ाई किसके साथ थी, कौन, हमारे ही लोगों के साथ थी सत्ता के लिए। तो फिर 1973 में समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था लाने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इंग्रज ने समानता के आधार पर न्याय व्यवस्था लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। भारत में हमारी सत्ता आते ही संपत्ति का अधिकार को लेकर सत्ता की व्यवस्था बनाने वाले सन 71, सन 76, सन 88 के कानून इसके साथ में मैं तो बता रहा हूँ, आप समझ लो बात को। हमारे सत्ता आते ही हमारे अधिकार को लेके, संपत्ति के अधिकार को लेके जो चालू हुआ सन 51 से सन 55, सन 71, सन 76, सन 88 कानूनन लड़ाई तो ये लड़े नहीं, इन्होंने पायाभूत संरचना की व्याख्या समाप्त करते हुए सभी संवैधानिक संस्थाएं को अपने ताबे में ले लिया और 42 और 44वां संशोधन लाकर संविधान के माध्यम से सबको सत्ता के अधीन, हमारे समेत सत्ता के अधीन किया। और आज हम सत्ता की व्यवस्था बने हैं, हमारी व्यवस्था नहीं। तब से अब तक सभी भारतवासी ऐसी सत्ता व्यवस्था के शोषण के शिकार बने हुए हैं। ये मैं खिलाफ नहीं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, अब हमें कौन से रास्ते पे चलना है। जन अधिकार बचाओ संगठन सेनापति के नाते मैं आपसे जागृति लाकर, आप में जागृति ला के बताऊँगा। मैं विदेशी सत्ता का समर्थक नहीं हूँ। हमारे देश में अभी हमें सभी वर्ग के किसान, व्यापारी, शिक्षित, युवा, महिला हमेशा के लिए सत्ता व्यवस्था के शोषण
शोषण के शिकार बना कर रखने वाले हमारे सत्ता ने सन 1985 में 52वां संशोधन लाया और हमें पार्टियों में पक्षों में बांध दिया। पार्टी पक्ष में बांध दिया है। पार्टी की नीति कौन सी है? पार्टी कोई भी सत्ता में जाए, जैसा 76 में जो सरकार थी उसके खिलाफ 78 में सरकार आई, वो तब तक के सरकार में 78 में आए हुए लोग जेल में, तुरुंग में, कारावास में थे। वो कारावास के बाहर आए तो उन्होंने नहीं चाहा कि ये जो किया इन्होंने इसको बदलाना चाहिए, संशोधन फिर से वापस लेना चाहिए। उन्होंने भी वैसे ही वो संशोधन रखे। इस पर समझ जाओ कि सारे पक्ष जो हमारे देश में हैं ये उस सत्ता व्यवस्था के समर्थक है, उनकी वो व्यवस्था है। तो उन्होंने ऐसा करते हुए जो जितनी पार्टी है, हमें 85 में 52वां संशोधन ला करके हमें पार्टी में बांधने का काम किया और हमने उसका स्वीकार भी किया। यानी हमारा कोई भी जब पार्टी का धोरण ही है कि सत्ता की व्यवस्था करो, यदि पार्टी से चुन कर आने वाला प्रतिनिधि यदि वहाँ आके जनता की बात करे और वो हमारी नीति जो है, राजकीय पार्टियों की जो नीति है सत्ता व्यवस्था के समर्थन की, उस नीति में यदि वो बात नहीं करता है, वो जनता की समस्या के प्रति बात करता है, तो ये जो कानून बना है ये उसको रस्ट्रिकेट करता है। ये उसको मेरा कहने का उद्देश्य है उसको अपात्र घोषित करता है, उसका प्रतिनिधित्व हटाया जाता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी ये दुरुस्ती के अंदर ऐसा प्रावधान किया हुआ है, ये संशोधन में ऐसा प्रावधान किया है। इसके कारण हम आज पक्के बंधे हुए हैं सत्ता व्यवस्था के। हम जो व्यवस्था करने के लिए हमारे घर की व्यवस्था हमने छोड़ दी है और हम मजबूरन सत्ता व्यवस्था के काम में लगे हैं। तो अर्थात यह हमारे व्यक्तिगत स्वातंत्र की दूसरी राजनीतिक लड़ाई। अब मैं आपसे विनती करूंगा कि अभी आप आने वाले समय में हमारी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, व्यक्तिगत स्वातंत्र की दूसरी राजनीतिक लड़ाई लड़ने, समूचे भारत में, देश में लड़ने की ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और मैं उन कार्यकर्ताओं को, उन मेरे महानुभावों को विनती करूंगा कि जो लोगों के व्यक्तिगत स्वातंत्र के लिए सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं या सत्ता में जाना चाहते हैं, और ऐसी व्यवस्था जो देश में आई है, ये व्यवस्था उनको सत्ता में जाने से रोक रही है, तो उनके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा। और उन्हीं के साथ आम भारतीयों को, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है पूरे भारतवर्ष में, उन लोगों को विनती करूंगा कि वो ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहे, वो निष्पक्ष रहे, पार्टी से बंधे हुए न रहे। वो वहाँ जा कर के इन प्रस्तावों को, इन संशोधन को पीछे ले करके हमारे जनता के हित में संशोधन लाएंगे, तो ही हमारी भावी पीढ़ी जो है, आने वाले लोग ये जिंदा रह सकते हैं देश में। इसीलिए ये लड़ाई हमें धर्म, जात, व्यक्ति, पक्ष, पंथ, पैसा, इससे ऊंचा उठ करके किसी व्यक्ति से हमारा कोई विरोधाभास न होते हुए ये लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। और आम भारतीयों को मैं विनती करता हूँ, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जिन्हें आज की व्यवस्था सत्ता में जाने से रोक रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, विशेषकर आप इसका ध्यान रख के आप आगे बढ़े। और मैं आपको मेरा आखिरी में संपर्क नंबर दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9604179744 और कह देता हिंदी में 9604179744, 9604179744, अमरावती, महाराष्ट्र। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको यदि मेरे विचार जचे है या मैंने बात आपके सामने प्रपोजल रखा है, ये हमारी लड़ाई कौन सी होना चाहिए, इस दृष्टि से आप कदम उठाएंगे, इतना मैं कहकर मेरे जो वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।